गरीबी में आटा गीला। ये तो सभी ने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, नींद और ज्यादा मीठी होने लगती है। सुबह के 4 बजे 5 बजे जो नींद आती है, उस नींद की तुलना रात के 10-12 बजे की नींद से कहाँ हो सकती है। और इस प्यारी नींद को छोड़कर आपको उठना पड़े तो अलार्म और जिम्मेदारियां जहर तो लगेंगी ही। और ऐसे ही ठीक 5:30 बजे मुस्कान के फोन का अलार्म बजता है। ये अलार्म था कि टाइम बॉम्ब? अभी तक कानों में घंटियां बज रही है। कितनी बार कह चुकी हूँ प्रेम, अब तू नया फोन दिला दो मुझे। हाँ दिला दूंगा मुस्कान, अभी मुझे सोने दो। ऐसे ही गर्मी से चादर भीगी पड़ी है मेरी और तुम ओके डिस्टर्ब कर रही हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं खुद एसी में सोती हूँ और तुम्हें इस हिलते हुए पंखे के नीचे सोने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं अभी यही सोती हूँ इस सड़ी गर्मी में। मेरी हालत देखो, ऐसे पसीने से भीगी हुई हूँ जैसे मैं सोकर नहीं स्विमिंग करके उठी हूँ। पसीने से भीगा हुआ शरीर और धीरे धीरे चलता पंखा, एसी नहीं तो कूलर की फीलिंग तो दे ही देता है मैडम। ये कहकर प्रेम तो करवट बदलकर सो जाता है, पर मुस्कान तो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपनी अभी निभानी थी जिम्मेदारियां। गुलाम बहू की। किसी तरह उठकर मुस्कान बाथरूम में जाती है। ये हैंड शावर क्यों नहीं काम कर रहा? हे भगवान! अरे प्रेम जरा देखो ना, क्या हो गया? इस हैंड शावर को काम ही नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना मैं नल से नहीं नहा पाती। अरे कोई है क्या बाहर? तुम्हारी पत्नी बाथरूम में अंदर फंसी पड़ी है और तुम खर्राटे ले रहे हो। गॉड, ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है मुझे आज नल के नीचे बैठकर ही नहाना पड़ेगा। और बेचारी मुस्कान नल के नीचे बैठकर ही जैसे तैसे नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आती है। अब उठ जाइए प्रभु, आपको काम पर भी जाना है। बालकनी के दरवाजे को खोलकर जो नींद आती है ना, मुस्कान कसम से मजा आ जाता है। इसे मजा नहीं, लाचारी कहते हैं। यहाँ लोग अपने कमरों में एसी लगाकर दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं और हमें बालकनी का दरवाजा खोलना पड़ता है ताकि जरा सी हवा शरीर को लग जाए। पर हवा के साथ साथ आ जाते हैं मच्छर भी, जिस कारण इतनी गर्मी में भी चादर ओढ़कर सोना पड़ता है हमें। अरे ठीक है ना, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं लगवाता हूँ कमरे में एसी, तुम फिक्र मत करो। इस घर के खर्चे कम हो तब तो हमारे कमरे में एसी लगे। छोड़ो, एसी तो जब लगेगी तब लगेगी। तुम पहले बाथरूम का हैंड शावर ठीक करवाओ। पानी तक नहीं आ रहा है बाथरूम में। पूरे 45 मिनट आवाज लगाई मैंने, पर आपको तो नींद में कुछ सुनाई देता नहीं है। बिना कंघी किए मुझे रसोई में जाना पड़ेगा क्योंकि आज उसका भी वक्त नहीं है आपकी मिसेस के पास। फटाफट आधी पौनी साड़ी लपेटकर मुस्कान रसोई में जाती है और सबसे पहले अपनी नजरें घुमाकर रसोई को देखती है, जिसकी हालत कमरे की हालत से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। चलो अच्छा है, कल प्रेम से कहकर मैंने फ्रिज बनवा लिया था, वरना इतनी गर्मी में सबसे पहले दूध ही फटता। अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ वरना मम्मी जी शुरू हो जाएंगी। मुस्कान फटाफट आटा गूंथती है, फिर सब्जियां काटकर छौंक लगाना शुरू करती है। इतने में उसकी सास घूमती रसोई में आती है। कितने लोगों के हिसाब से सब्जी बनाई है बहू? और ये क्या, तूने सिर्फ आलू गोभी की सब्जी बनाई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 5 लोगों के हिसाब से बनाई है मम्मी जी। क्यों, क्या बात हो गई? और सब्जी तो हमारे घर पर नाश्ते में एक ही बनती है ना। आपको वैरायटी चाहिए तो इसी सब्जी को 2 सब्जी मानकर खा लीजिएगा, आलू अलग गोभी अलग, या आप कहती हैं तो मैं अलग अलग करके परोस दूंगी। वो क्या है ना, आज जरा बाथरूम में वक्त लग गया है मुझे, नहीं तो चटनी तो पीस ही देती। बता, 1-1.5 घंटा नहाती है तू, तब भी तेरा रंग पक्का का पक्का ही। खैर, तूने तो आज कमरे से बाहर आने में भी देरी कर दी। तेरे पापा जी चाय पीने के लिए नुक्कड़ के पास चले गए, वहां उन्हें महेश भाई साहब मिल गए, तब वो महेश भाई साहब के साथ ही आ रहे हैं। फोन करके उन्होंने स्पेशली तुझे बताने को बोला है, थाली में 3 सब्जियां होनी चाहिए और छज्जे पर से नया डाइनिंग सेट निकाल लेना, स्टील के बर्तनों में खाना मत परोस देना। तब तक मैं हॉल को जरा ठीक कर लेती हूँ। पूरे घर में सबसे सुंदर तो हमारा हॉल ही है मम्मी जी, उसमें अब ठीक करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेरी शक्ल से ज्यादा चमकता है आपका हॉल। हर सुबह यूं ही मुस्कान उठती और झूठती, कभी कमरे से, कभी बाथरूम से, कभी अपनी किस्मत से। और इन सब का कारण था सुरेश, जो दिखावे में जीता था। घर के कमरे, रसोई, बाथरूम जिन्हें सच में मरम्मत की जरूरत थी, उसे छोड़कर सुरेश पैसे लगाता था हॉल में, और उनका हॉल कोई ऐसा वैसा नहीं बनाया था। आइए आइए महेश भाई साहब। अरे प्रेम, जरा फॉल सीलिंग की लाइट तो चालू कर, और वॉल की लाइट भी। नया मेहमान आया नहीं कि दादाजी चालू हो गए। सुबह के 10 बजे फॉल सीलिंग की लाइट्स कौन चालू करता है दादाजी?
लोग क्या सोचेंगे? देखिए ये आजकल के बच्चों की बोली है। खैर आप इधर आइए भाई साहब। घर तो काफी अच्छा बना कर रखा है भाई साहब आपने, पर इतने बड़े हॉल में टीवी नहीं लगाई। लगता है सारा खर्च इन लाइटों को लगाने में ही कर दिया आपने। आजकल तो डिजिटल वॉल का जमाना है महेश भाई साहब, टीवी तो पुराना हो गया। जरा प्रोजेक्टर ऑन करके दिखा दो इन्हें निकेतन बेटा। हम तो ऐसे दीवार पर टीवी देखते हैं कि लगता ही नहीं कि घर पर बैठे हुए हैं। टीवी वगैरह तब गरीब लोगों की बातें हो गई है महेश भाई साहब। आप खुद इतने बड़े व्यापारी हैं, आपको तो पता ही होगा। रसोई में खड़ी मुस्कान सब कुछ सुन रही थी और अपने हाथ चला रही थी, क्योंकि उसे 3 सब्जियां जो बनानी थी। फटाफट खाना तैयार कर मुस्कान डाइनिंग टेबल पर लगाती है। कैसा है खाना भाई साहब? हमारे यहाँ तो आए दिन 4-5 सब्जियां बनती है। अपनी अमेरिका दिखावा करता हुआ सुरेश महेश से बातें आगे बढ़ाता है। आपकी तो 3-3 फैक्ट्री है भाई साहब, आप अकेले कहाँ संभाल पाते होंगे तीनों? ऐसे में तो एक विश्वासु आदमी की जरूरत होगी आपको। वैसे वक्त तो मेरे पास भी नहीं है, पर मैं आपकी फैक्ट्री की देखभाल कर सकता हूँ। घर आना जाना एक तरफ और प्रोफेशन एक तरफ सुरेश, चल अब चलता हूँ। ये कहकर महेश निकल जाता है। ये लाइट्स और प्रोजेक्टर बंद कर दो निकेतन। बताइए ये 3 सब्जियां बनवा कर आपका क्या फायदा हुआ पापा जी? तुम लोगों को सब कुछ एक ही बार में चाहिए। अरे भाई मार्केट में अपनी रॉब होनी चाहिए, तब जाकर बड़े लोग आपके साथ उठते बैठते हैं। थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। आप ससुर बहू बात कीजिए, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए पापा। बाहर निकल रहा है ना बेटा? सुन जरा, 12,000 देता जा। वो मैं सोच रहा था कि घर के बाहर वॉश बेसिन लगवा दूं। घर के बाहर पापा जी? हाँ बेटा, जैसे कि देख अभी मुकेश पान खाकर आया था और थूकने की जगह ढूंढ रहा था। अब हमारे घर के बाहर अगर एक वॉश बेसिन होता तो मुंह साफ कर लेता ना वो, पर नहीं था। मैं ऑफिस से लौट कर ला देता हूँ पापा जी, अब काम चालू करवाइए। हो गया, बन गया हैंड शावर मेरा। अब नल के नीचे बैठने को तैयार रहो मुस्कान। रात को खाने के टेबल पर बहू कह रही थी कि बाहर नल लगाने से ज्यादा जरूरी है अभी कमरे में एसी ही लगा दे। हाँ दादाजी, कमरे की एसी खोलकर अपने हॉल में लगवा लो। दुनिया का शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर आए गए लोगों के लिए हॉल में एसी लगाया जाता है। कमरे में तो आपकी भी एसी था पापा जी, पर आपने एसी तो हमारे कमरे से हटाया। अब इतनी गर्मी में सोना दुश्वार हो रखा है मेरा। ऊपर से बाथरूम का शावर भी खराब है और रसोई की सीलिंग से तो पपड़ियां छिड़ती रहती है पापा जी। आने जाने वाले ने अगर घर का एक बार चक्कर काट लिया ना तो उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा ना। मेहमान को अगर हम हॉल में ही बिठाएंगे तो वो कमरे में खुद तो चले जाएंगे नहीं। बहू अब हर एक कमरे को बनाएंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। इसीलिए तो अपनी इज्जत रखने के लिए मैंने ये हॉल बनवाया है। और अपनी आदत से मजबूर सुरेश अपने बेटे से पैसे लेकर घर के बाहर वॉश बेसिन और नल लगवा ही लेता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दोपहर के 2 बजे सभी का खाना बनाकर निपटाने के बाद मुस्कान अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है। मम्मी जी पता नहीं पापा जी कहाँ गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा था वो 1 बजे तक आ जाएंगे। पिछले 1 घंटे से मैं उनकी राह देख रही हूँ। अरे उनका जानती है ना बेटा, तो कभी किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो कभी किसी के। तो आराम से सोने चली जा, मैं खुद भी खाना ले लूंगी और उन्हें भी दे दूंगी। वो गर्मी के कारण कल 2-3 बजे सोई थी ना मम्मी जी, और 5 बजे तो उठना ही पड़ गया। मैं आपके कमरे में जाकर एसी में सो जाऊं मम्मी जी? एसी तो हमारे हॉल में भी है ना बहू, यहीं सो जाती। सो तो जाऊं मैं मम्मी जी, पर आपको पता है ना हर तीसरे घंटे में हमारे घर कोई ना कोई मेहमान हाजिरी लगाने आ ही जाता है। अब घर की बहू को हॉल में सोता देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मुस्कान आराम से अपनी सास के कमरे में जाती है और एसी ऑन करके फ्लाइट हो जाती है। अभी आधा घंटा नहीं बीता था कि दरवाजे की घंटी बजती है। अरे वाह वाह मम्मी, हमारा घर तो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये पेंटिंग्स कब लगवाई दीवारों पर? मतलब कि मेरी शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास, बाकी सारे खर्चे तो हो ही रहे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू बोल तुझे क्या चाहिए? जैसे मुंह खोल दिया तो तुम दे ही दोगी मम्मी। छोड़ो रहने दो। वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है? सामने मेरे कमरे में सो रही है बेटा। वो उसके कमरे में अब एसी नहीं है ना। क्या भाभी के कमरे से एसी हट गई? फिर रात को मैं तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगी, मुझसे ऐसी गर्मी में सोया नहीं जाएगा। तभी दरवाजे से अपना स्कूल बैग लिए निकेतन घर लौटता है। अरे बुआ जी, कितने सही मौके पर आई है आप।
मेरे बोर्ड्स के लास्ट पेपर थे, अब तो मैं फ्री हूँ, एंजॉय करेंगे बुआ भतीजा। रिया को देखकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पूरा घर एंजॉय कर रहा था। वहां मुस्कान की ड्यूटी लगी थी घर के किचन में। पनीर बटर मसाला तैयार हो गया, ये फ्राइड राइस बन गई। अब बस ये नान सही से बन जाए। पर गैस पर यूं नान बनाना आसान है क्या? तंदूर में बनते हैं नान। पर अब दीदी ने बोल दिया है तो बनाना ही पड़ेगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैं जानबूझकर काम से भाग रही हूँ। 10 नाकाम कोशिशों के बाद मुस्कान रुक जाती है। नान तो बनने से रहा, ये तो लच्छा पराठा लग रहा है। अब और आटा वेस्ट करने से अच्छा है प्रेरणा की मदद ले लो। उसके घर में इलेक्ट्रिक तंदूर तो है ही, कॉल करके उसके घर से इलेक्ट्रिक तंदूर मंगवा लेती हूँ। मुस्कान अपनी बेस्ट फ्रेंड कम पड़ोसन को फोन करके अपनी प्रॉब्लम बताती है। बस इतनी सी बात, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। प्रेरणा फौरन तंदूर लेकर मुस्कान के घर पहुंच जाती है। मुस्कान, कहाँ है तू? किचन में है क्या? अरे बेटा, तुम उधर कहाँ जा रही हो? आराम से यहाँ एसी में बैठो। अरे बहू देख, कौन आया है, जरा बाहर तो आ। अपने ससुर जी की आवाज सुनकर मुस्कान हॉल में आती है। लीजिए मैडम, आपका तंदूर हाजिर है। थैंक यू बहन, अब फटाफट नान बना लेती हूँ। बता 2 बजने को आ गए। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, इसी बहाने तेरी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों सहेलियां बातें भी कर लेंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों किचन में जाकर पसीना बहाओगी? समझाओ बहू जरा अपनी सहेली को। पापा जी को लगता है जैसे कि प्रेरणा से कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ तो जानती ही है। बहन तू यहीं बैठ, आज मैं तुझे गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खिलाती हूँ। इतनी गर्मी में तंदूर के सामने खड़ी होकर मुस्कान को नान बनाना पड़ रहा था। इतनी गर्मी लग रही है, पर मैं किचन की खिड़की भी नहीं खोल सकती, वरना बाहर वालों को हमारी रसोई की हालत दिख जाएगी और पापा जी की 2 रुपए की इज्जत पानी में मिल जाएगी। इतनी गर्मी में हर रोज अपनी ननद की फरमाइशें पूरी कर कर मुस्कान के चेहरे की रंगत जाती हुई लग रही थी। और आज जब मुस्कान हिम्मत तोड़ने ही वाली थी, तब उसे पता चलता है कि रिया वापस जा रही है। हाँ मम्मी, सब कुछ पैक कर लिया मैंने, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी ये मेरा मायका है, कुछ छूट भी गया तो भाभी तो है ही तेज, फट से इस्तेमाल करेंगी, कुछ वेस्ट थोड़ी ना हो जाएगा। क्यों भाभी? ओके पापा, निकलती हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे निकलती है बेटा? तेरे हाथ में हम कुछ देकर भेजेंगे, ऐसे खा लिया थोड़ी ना भेजेंगे। एक गिफ्ट हैम्पर तैयार कर बहू, कम से कम 4 साड़ियां डाल देना और 5,001 रुपए कैश रखते हैं। बाकी मैं ड्राई फ्रूट्स का डब्बा खरीद कर ले आता हूँ। आप पैसे दे तो जरा प्रेम। 4 साड़ियां पापा जी? दीदी तो साड़ियां पहनती भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, नहीं पहनती है तो? ससुराल वालों को तो लगना चाहिए ना कि हम शादी के 20 साल के बाद भी अपनी बेटी को पहले साल की तरह ही शान से विदा करते हैं। पर मुस्कान, हो गया ना, पापा जो कह रहे कर दो। मुस्कान को ये रोज रोज का फिजूल खर्च खटकने लगा था, पर ना प्रेम के मुंह से अपने माँ बाप के सामने बोली निकलती, ना वो मुस्कान को बोलने देता। और कुछ हद तक मुस्कान भी अपने सास ससुर की इज्जत रखते हुए चुप ही रहती। पर कब तक? एक रात निकेतन अपनी माँ के कमरे में आता है। काउंसलिंग की डेट आ गई मम्मी, क्या करूं इस साल, रहने दूं क्या? अरे क्यों रहने दूं? लाइफ है कि मजाक है? 97% आया है तेरे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बेटा। अभी अगर देरी कर दी ना तो फिर बाद में ईयर गैप दिखने के कारण एडमिशन होने में और प्रॉब्लम होगी। और तुझे एडमिशन लेना क्यों नहीं है? बच्चा नहीं हूं मैं। पापा की 60,000 की सैलरी में ऑलरेडी उन्हें ना चाहते हुए भी इतने खर्चे करने पड़ते हैं, और अब ये। पढ़ाई से जरूरी कोई और खर्च नहीं होता बेटा। आज अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो अपने पापा के पैसे सूद समेत लौटा देना। मुस्कान निकेतन की हौसला अफजाई कर उसे सुला देती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर, घर कितना भी अच्छा हो बेटा, बाहर जब तक गाड़ी ना खड़ी हो तब तक आप चर्चा का विषय नहीं बनता। लोग आपको भूलने लग जाते हैं। तो भूल जाए ना पापा जी, जो आपके अपने होते हैं उनकी यादों में रहने के लिए आपको चर्चा में बने रहने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के बाहर की दुनिया तूने देखी कहाँ है बहू, इसीलिए बेफिजुल में मेरी बात काटती रहती है। अभी देख, मोहल्ले में सबके घर बाहर गाड़ी है। मैं सोच रहा था कि हम भी एक गाड़ी ले लेते हैं। एक 20 लाख की गाड़ी आई है मार्केट में, बजट में भी है, अच्छी भी रहेगी। और कौन सा 20 लाख एक बार में देना है, लोन करवा लूंगा, मेरे जान पहचान में बहुत लोग हैं। क्या कहता है प्रेम? जी पापा। सॉरी पापा जी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मुझे निकेतन को बाहर पढ़ने भेजने की तैयारी करनी है। अब अपनी ना बराबर सैलरी से ये गाड़ी का लोन भी पे करे और अपने बेटे को बाहर भी पढ़ाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पापा जी।
और अगर ये नेसेसिटी होती तो मैं कभी मना नहीं करती, जैसे कि रसोई की सीलिंग बनाना नेसेसिटी थी, पर आपको हॉल में फॉल सीलिंग लगवाना ज्यादा जरूरी लगा। खैर वो तो बीती बात है। मैं आपके लिए अपनी खुशी तो दांव पर लगा सकती हूँ, पर अपने बेटे के भविष्य को पीछे रख आपके दिखावे के लिए प्रेम को कार में इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे सकती। सॉरी पापा जी। अब गलत मत समझिएगा पापा, मुस्कान भी एक माँ है और बच्चे की बात आती है तो माँ जरा। ये लिपापोती करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेम। कब तक तुम सारा बर्डन खुद पर लेते रहोगे? ये तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई पापा जी। हर महीने दीदी हमारे यहाँ आती है और उनके हर बार की ट्रिप पर आप कम से कम 10 से 12 हजार खर्च करवाते थे, और ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए उनके घर बिना बात के कुछ न कुछ लेकर जाते रहते हैं हम। और इस हॉल में बेफिजूल का खर्चा करना, जिससे आज तक हमें एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। और अब ये कार, बिल्कुल भी नहीं पापा जी। एक बार निकेतन के एडमिशन अच्छे से हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर जरूर कार के बारे में हम सोच सकते हैं। देखिए देखिए उसकी लंबी जुबान को, इसीलिए मैं कहता था जरा बहू पर लगाम कसिए, पर नहीं, आपको तो सीरियल देखना होता था। बहू ठीक ही कह रही है प्रेम के पापा, अब समझने की जरूरत आपको है। लगता है 60 ही में सठिया गए हैं आप। प्रेम बोलता नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उसकी कमर ही तोड़ देंगे। अभी सबसे जरूरी मेरे पोते का भविष्य है। एक बार निकेतन के एडमिशन हो जाए, उसके बाद इस घर में कुछ खर्च होगा तो वो बहू के कमरे और रसोई में ही होगा। अपनी आदत से मजबूर लोग इतनी जल्दी समझते कहाँ हैं। सुरेश नाराज होकर मुंह फुलाए अपने कमरे में चला जाता है, पर अब मुस्कान ने ठान ली थी कि निकेतन के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे भाई, ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंचती होगी, जल्दी करो, मेरी बहन अकेले आ रही है। अगर मैं समय से नहीं पहुंच पाया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो सामान, ऊपर से 2 बच्चे, कैसे मैनेज करेगी बेचारी। और हाँ, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए मेरी बहन के आने पर। हाँ बाबा, मैं सब जानती हूँ कि आपकी इकलौती बहन गर्मी की छुट्टी मनाने आ रही है और आप उसका स्वागत एकदम जोरदार तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, आप स्टेशन के लिए निकलिए, पूजा के स्वागत की तैयारी हम कर लेंगे। पत्नी दिशा की बात सुनकर जय तेजी से अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। इतना लंबा सफर और तू अकेले ही बच्चों को लेकर आ गई? जीजा जी क्यों नहीं आए? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं कोई पहली बार थोड़ी ना आई हूँ, हमेशा ही तो अकेले आती हूँ, लेकिन आप हर बार ऐसे ही मेरी चिंता करते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा, घर पर तेरी भाभी और मन तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जय अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। दिशा, माँ देखो छोटी आ गई है, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। क्या भैया, आप भी? आरती की क्या जरूरत है? अरे भाई, जरूरत क्यों नहीं है, तू इतने दिनों बाद घर आई है, आरती तो होनी चाहिए। भाभी से आरती कराने के बाद पूजा घर के अंदर जाती है। अरे पूजा, मैंने कहा था ना इस बार कम से कम 1 महीने के लिए आना, लेकिन फिर भी तू बस 10 दिन के लिए आई है। अरे 10 दिन में तो जी भर के बात भी नहीं हो पाती। क्या करे भैया, अब यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। फिर बच्चे भी समर कैंप के लिए जिद कर रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए उन्हें समर कैंप भी भेजूंगी, बस उसी में पूरी गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ, सब समझते हैं तुम्हारे भैया, इसीलिए तो तुम्हारे आने से पहले ही इन्होंने पूरे 10 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। मतलब 10 दिन पूरा समय तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे तुम भाई बहन बात ही करते रहोगे या मेरे नाती और नातिन को भी मुझसे मिलवाओगे? हाँ माँ, खूब मिलो अपने नाती और नातिन से। मेरा जीना दुश्वार करके रखा है इन दोनों ने, 1 नंबर के बदमाश हो गए हैं। अब तुम ही संभालो इसको, मुझे तो बस 10 दिन की छुट्टी दे दो। अरे खबरदार जो मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी कहा तो। इतने भोले भाले प्यारे प्यारे तो बच्चे हैं, पता नहीं कैसी माँ है, हर समय मेरे बच्चों को कोसती रहती है। अच्छा मेरा बच्चा, नानी तुम्हें चॉकलेट देगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू नानी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हो। नानी, आशु भैया और अंकुर कहाँ है? हमें उनके साथ खेलना है। अरे क्यों नहीं, वो दोनों भी तो कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों घर में रहते हैं तो कभी लगता ही नहीं कि घर में 2 बच्चे भी हैं। अब 4 बच्चे एक साथ घर में रहेंगे ना, तब जाकर थोड़ी रौनक आएगी। नानी के हाथ से चॉकलेट लेकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए मामी के कमरे की ओर चले जाते हैं। मामी, आपके कमरे में तो बहुत गर्मी हो रही है, आप एसी चला दो ना, बिना एसी के खेलने में मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं अभी एसी ऑन कर देती हूँ। मम्मी, इस कमरे का भी एसी ऑन करो ना, सच में बहुत गर्मी हो रही है। हमें तो गर्मी में रहने की एकदम आदत नहीं है।
आपको पता है ना, हमारे घर में तो सारे कमरे में एसी लगा हुआ है। मेरी तो यहाँ गर्मी से हालत खराब हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, एसी तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो ऑन कर ले, आराम से बैठ। 10 दिन के लिए तो तू आई है, कौन सा तू रोज रोज आती है। अच्छा दादी, जब हम लोग 3 कमरों का एसी एक साथ ऑन करते हैं तो आप हमें डांटती हो कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अब बुआ आई है तो कह रही हो एसी ऑन कर लो, कुछ नहीं होता। अरे तू चुप कर, कौन सा मेरी बेटी रोज रोज आती है, और 10 दिन में कोई ज्यादा बिल नहीं आ रहा है। अब मेरी बेटी यहाँ गर्मी में तो रहेगी नहीं, एसी तो चलाएगी। तो ज्यादा बोला मत कर, जा अपने कमरे में काम कर। शाम के समय, अरे मम्मी लाइट चली गई, इतनी गर्मी में अब क्या करेंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है, हमारे यहाँ जनरेटर की सप्लाई है, लाइट के जाते ही तुरंत जनरेटर ऑन हो जाएगा। जैसा कि अलका ने कहा था, कुछ ही मिनट में जनरेटर ऑन हो गया, लेकिन अब घर में सिर्फ पंखे ही चल रहे थे। 5 घंटे बाद, मम्मा लाइट कब आएगी, गर्मी से मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। बिना एसी के तो कमरों में बैठा भी नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में जनरेटर का क्या फ़ायदा। 1 घंटे में लाइट आ जाएगी, तब एसी चला लेंगे, तब तक सब लोग यहीं कमरे में बैठो। 5 घंटे बीतने के बाद भी लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 11 बजे दिशा, अरे बच्चों ऐसा करो, बाकी सब कमरों की लाइट और पंखे बंद कर दो, हॉल में कूलर लगा लेते हैं, सब लोग यहीं पर बिस्तर लगा लो। ये तूने सही कहा बहू, कूलर के सामने सो जाते हैं, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी, वरना इन पंखों से तो ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है। दिशा के कहने पर सभी ने कूलर के सामने बिस्तर लगा लिए थे, लेकिन बच्चों को एक कूलर के आगे सुलाना भी कोई आसान काम नहीं था। मम्मी नानी के घर तो बहुत गर्मी है, इस कूलर के आगे मैं ही सोऊंगा, पीछे हवा नहीं आ रही। नहीं नहीं, सबसे आगे मैं सोऊंगी। अरे तुम दोनों हटो, सबसे आगे मैं सोऊंगा। कूलर के सामने सोने को लेकर चारों बच्चों में जंग छिड़ गई थी। अरे भाई शांत करो इन बच्चों को, देख नहीं रहे हो मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, इतना हल्ला गुल्ला कर रखा है। अरे जब घर में 4 बच्चे हैं तो आवाज तो आती है, अब कैसे शांत कराए बच्चों को, तो ही बता दे। जय के कई बार समझाने के बाद भी बच्चे शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद, गुड्डू बेटा शोर मत करो, देख रहे हो ना मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग शांत बैठकर कोई खेल नहीं खेल सकते हो क्या। खबरदार जो बच्चों के साथ ऊंची आवाज में बात की तो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या मुंह पर पट्टी लगाकर बैठेंगे। माँ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे चुप कर, जिसको देखो वही बच्चों पर चिल्लाता रहता है। अरे जितना जरूरी तेरा लैपटॉप पर काम करना है ना, उतना ही जरूरी बच्चों के लिए खेलना भी होता है। और बच्चे नानी के घर खेलने कूदने ही तो आते हैं, अगर चुपचाप ही बैठना होता तो अपने घर ना रह लेते। माँ से झाड़ सुनने के बाद जय चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर कोने में बैठकर काम करने लगता है। देर रात 12:30 बजे लाइट आती है और उसके बाद ही सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। उससे पहले तक तो पूरा घर एक अखाड़ा बना हुआ था। अगले दिन, देखो आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मेरे कमरे में कोई भी शोर मत करना, जिसको भी खेलना है हॉल में ही खेलना। ठीक है पापा। कुछ देर बाद जय को हॉल से तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दिशा, ये बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मेरी मीटिंग चल रही है, कितनी बार बताना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, इधर वाले रूम में आकर काम कर लीजिए। अब बच्चों को कहते कहते मैं तो थक गई हूँ, लेकिन बच्चे सुनने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी की बात सुनकर जय अपना लैपटॉप संभालता बाहर वाले कमरे में अभी आ ही रहा था कि इतने में बहन पूजा का बेटा गुड्डू दौड़ते हुए आकर उससे टकरा जाता है, जिससे जय का लैपटॉप जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैं वहां से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूं तुम्हें? पूरा दिन सिर्फ चिकना चिल्लाना भागना दौड़ना, आराम से बैठना आता ही नहीं जैसे। मामा से डांट खाकर गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्यों डांटा गुड्डू को? गिर गया तो गिर गया, डांटने से लैपटॉप फिर से सही तो नहीं हो जाएगा। ये ऑफिस का लैपटॉप था माँ, आपको पता भी है कितने हजार का नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो वो किसी से भी हो सकता था ना, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को डांट लगाने लगो। आज तो तूने डांट दिया, लेकिन आगे से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, यहाँ पर थोड़ी देर आराम से बैठकर टीवी देख लो ना। नहीं बुआ, हमें टीवी नहीं देखना, हमेशा टीवी तो देखते रहते हैं। अब गुड्डू चिंकी आए तो उनके साथ हम जी भर कर खेलेंगे। अच्छा तो ठीक है, जाओ जाकर बाहर खेलो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, इतनी दोपहर हो रही है, बाहर का टेम्परेचर देख रही हो, 47-48 डिग्री हो गया है। इतनी धूप में बाहर कहाँ खेलेंगे? लेकिन अगर ये बाहर जाकर नहीं खेलेंगे तो इतना शोर सुनते सुनते मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगी।
मामी आज लंच में क्या बन रहा है? दाल चावल और कद्दू की सब्जी बनेगी। छी, मैं सब्जी नहीं खाने वाला, मेरे लिए अब पास्ता बना दो। नहीं नहीं, मुझे पास्ता नहीं खाना, मुझे मैगी खानी है। अरे भाभी बना दो ना, आपको तो पता ही है कि बच्चे सब्जी भाजी कहाँ खाते हैं। ठीक है, बना दूंगी। जब से पूजा आई थी बच्चों की डिमांड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तपती गर्मी में जब 2 वक्त खाना बनाना भी मुश्किल है, बेचारी दिशा पूरा पूरा दिन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए रसोई में लगी रहती। कभी कोई मैगी मांगता तो कभी कोई पास्ता, किसी को चाउमीन खानी होती तो किसी को फ्रेंच फ्राइज, कभी पूजा कचौड़ियों की ख्वाहिश जाहिर कर देती तो कभी सास पकौड़ों की। कुल मिलाकर पूरे 10 दिन में रसोई में खड़े खड़े दिशा की हालत पस्त हो चुकी थी। इधर पूरा पूरा दिन 3 कमरों की एसी चल रही थी, जिसके कारण बिजली का मीटर पूरी स्पीड में भाग रहा था। इन 10 दिनों में जय के काम का भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। बहन के आने की खुशी और उत्साह में उसने वर्क फ्रॉम होम ले तो लिया था, लेकिन अब उसे लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि एक भी दिन वो सुकून से काम नहीं कर पा रहा था। उल्टा ऑफिस के लैपटॉप के टूटने के कारण उसे हर्जाना भरना पड़ा था। सो अलग अब तो घर में सबकी वो हालत हो गई थी कि एक एक दिन बीत पाना मुश्किल हो रहा था। 10वें दिन। माँ आप ठीक कह रही थी, मुझे थोड़े और दिनों के लिए आना चाहिए था। 10 दिन तो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैं एक बार गुड्डू के पापा से फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर 1 हफ्ते बाद हमें लेने आ सके तो अच्छा होगा। भाई का भी कितना मन था मेरे साथ कुछ दिन और बिताने का। मैं ऐसे अचानक चली जाऊँगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं पूजा, कोई बात नहीं। अब जीजा जी को क्यों परेशान कर रही है? और फिर तू ससुराल नहीं गई तो कहीं जीजा जी नाराज़ ना हो जाए। कोई बात नहीं, 10 दिन भी कोई कम होते नहीं है। रक्षाबंधन पर तो आएगी ना, तब रुक जाना कुछ दिन। 10 दिन की छुट्टियां खत्म होने के बाद पूजा अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन इस 10 दिनों में घर में ऐसा आतंक मचा था कि जय और दिशा अभी तक सदमे में थे। निर्मला जी की 2 बेटे हैं, रमेश और सुरेश। दोनों फौज में होते हैं, इस वजह से दोनों की पत्नियां गीता और बबीता अपनी सास निर्मला के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, बबीता निर्मला के पास आकर कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन चाहिए, ज़रा देना तो, मुझे रमेश से बात करनी है। निर्मला अपना मोबाइल निकाल कर बबीता के हाथ में रख देती है और कहती है, ले और कर ले बात, इसे चार्जिंग पर लगा देना वरना फ़ोन बंद हो जाएगा। जी माँ जी। बबीता को बात करते हुए बहुत देर हो जाती है। इतने में चार्जिंग खत्म होने का अलार्म बजता है तो बबीता रमेश से कहती है, अच्छा सुनिए, फ़ोन ना बंद होने वाला है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर बबीता फ़ोन काट देती है और चार्जिंग पर लगा देती है। चार्जिंग पर फ़ोन लगाकर उसे ख्याल आता है और मन में सोचती है, मैंने काफ़ी टाइम से अपनी फेसबुक भी नहीं खोली, क्यों ना आज खोल कर देख लूं, फ़ोन तो लगा ही है चार्जिंग पर। इतना सोचकर बबीता फ़ोन में अपनी फेसबुक खोलती है और अपने फेसबुक वाले दोस्तों से बात करने लगती है। फ़ोन थोड़ा पुराना होता है, जिसकी वजह से फ़ोन जितना चार्ज होता है उतना बबीता फ़ोन चला लेती है और फ़ोन की चार्जिंग उतनी ही रहती है। थोड़ी देर बाद गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन दीजिए ना, मुझे सुरेश से बात करनी है। अरे फ़ोन तो बबीता के पास है, जाकर उससे मांग ले। गीता बबीता के पास जाती है और कहती है, बबीता दीदी जरा फ़ोन तो देना, मुझे सुरेश से बात करनी है। बबीता झट से फ़ोन चार्जिंग से निकालकर गीता के हाथ में रख देती है। बबीता वहां से चली जाती है और गीता सुरेश को फ़ोन लगाकर उससे बात करने लगती है। कुछ ही देर में फ़ोन चार्जिंग का अलार्म फिर से बजने लगता है। अच्छा सुनो, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे तुमने अभी तो कॉल किया है और इतनी जल्दी रख रही हो। हाँ मुझे पता है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, पर मैं आपको बाद में फ़ोन कर लूँगी जब चार्ज हो जाएगा। गीता फ़ोन काटती है और चार्जिंग पर लगा देती है और फिर वो सोचती है, क्यों ना थोड़ी देर में अपनी फेसबुक चला लूं। और गीता फेसबुक चलाने लगती है। तभी निर्मला वहां आ जाती है और गीता से कहती है, अरे बेटा ज़रा मुझे फ़ोन तो दो, मुझे अपने भाई को फ़ोन करना है। गीता चार्जिंग से फ़ोन निकालकर निर्मला को दे देती है। निर्मला अपने भाई से बात करने लगती है और कहती है, भाई कल ना पूजा में मैं नहीं आ पाऊंगी, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। इतना कहते ही फ़ोन में चार्जिंग खत्म और फ़ोन बंद। वो मन में कहती है, मैंने बबीता से कहा था फ़ोन चार्ज पर लगा देना, पर उसने चार्ज ही नहीं किया।
अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। क्या रे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि बात करने के बाद फोन चार्जिंग पर लगा देना, तो लगाया क्यों नहीं? माँ मैंने तो चार्जिंग पर लगाया था और बाद में गीता को फोन दे दिया। शायद गीता ने बहुत देर बात की होगी। अब निर्मला गीता से कहती है, अरे बेटा गीता, फोन को चार्ज तो कर देती बात करने के बाद। देखो फोन बंद हो गया है। माँ जी मैंने ज्यादा देर बात ही नहीं की, मुझे तो बबीता दीदी ने ऐसे ही दिया था। ए गीता, क्यों झूठ बोल रही है? फोन तो चार्ज पर था ना जब दिया था। अब गीता और बबीता दोनों आपस में बहस करने लगी। ये देखकर निर्मला गीता और बबीता को समझाते हुए कहती है, अरे दोनों लड़ क्यों रही हो? अगर पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? निर्मला की बहुएं बेकार की बातों में लड़ जाती है। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। इतना सुनते ही दोनों अपने अपने काम में लग जाती है और अगले दिन गीता अपना काम खत्म करके निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे फोन दीजिए ना, सुरेश से बात करनी है। निर्मला गीता को फोन देती है और कहती है, अब आज कल की तरह मत करना, बात करने के बाद चार्जिंग पर लगा देना। जी माँ जी। गीता वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद बबीता निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी फोन दीजिए ना, रमेश से बात करनी है। फोन गीता के पास है, अगर उसकी बात हो गई हो तो मांग ले उससे। बबीता गीता के पास जाती है और देखती है कि गीता फोन पर बात कर रही है। ये देखकर गीता से कहती है, गीता मुझे फोन देना, माँ जी ने बोला है मुझे रमेश से बात करनी है तो तुमसे फोन ले लूं। पर मैंने अभी तो फोन मिलाया है। अरे तुम बाद में बात कर लेना। मैं क्यों बाद में बात करूं, तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। अब गीता और बबीता में जोरों की बहस हो जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर निर्मला वहां आ जाती है और दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है, अब क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो दोनों? बबीता दीदी मुझे बात करने ही नहीं दे रही है। मैं क्यों रोकती तुम्हें बात करने से? मैंने तो बस तुमसे इतना कहा कि तुम बाद में बात कर लेना। मैं बाद में क्यों बात करूं, तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। गीता और बबीता दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। निर्मला दोनों की बात सुनकर दोनों के टाइम को बांट देती है और दोनों के फोन चलाने का टाइम निर्धारित कर देती है। अब गीता और बबीता अपने टाइम पर फोन इस्तेमाल करती है। एक दिन जब गीता फोन में अपनी फेसबुक चला रही होती है तो गीता के दोस्त गीता से ससुराल को लेकर मजाक करते हैं। और बता बहन, तेरी सास तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? अगर करती भी है तो तुम क्या कर लोगी? सास तो नहीं, पर मेरी जिठानी बबीता ना कुछ ज्यादा ही समझती है अपने आप को, हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे तो फिर तू भी उसको सबक सिखा ना, जैसे पहले स्कूल में करती थी। क्या मतलब? कुछ नहीं। और तू बता, तुझे याद है अपने स्कूल के दिन जब हम दोनों स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाते थे? हाँ मुझे सब याद है। गीता अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि निर्मला गीता को आवाज लगाती है। उसी टाइम वहां बबीता आ जाती है और फोन चलाने लगती है और देखती है कि गीता अपनी फेसबुक बंद करना भूल गई है। बबीता गीता और उसके दोस्तों की सारी बातें पढ़ लेती है और मन ही मन कहती है, अब तो इसको सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। शाम को गीता, बबीता और निर्मला तीनों ही साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं। अचानक से निर्मला कहती है, खाने में नमक थोड़ा कम है। इतना कहकर निर्मला अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। ये देखकर गीता पूछती है, माँ जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं, खाने में नमक की वजह से तेरे ससुर की बात याद आ गई। मेरे खाने में अगर नमक या मिर्च कम भी होती तो मेरा मजाक बनाते थे। हम लोग हमेशा छुट्टी में सिनेमा देखने जाते हैं। तुम लोग भी बताओ ना अपनी कुछ पुरानी बातें, कुछ मीठी यादें। माँ जी मैं तो सिर्फ घर पर ही रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी। इतना सुनकर बबीता गीता का भांडा फोड़ते हुए कहती है, वो बताओ जो सच है। अरे माँ जी मैं बताऊं, मुझे पता है इसकी सारी बातें। आपने तो शादी के बाद सिनेमा देखा होगा। ये मैडम तो स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाती थी अपने दोस्तों के साथ। अपना भांडा फूटता देख गीता भी कहती है, तुम कौन सा कम हो, मैंने तो सिर्फ लड़कियों के साथ सिनेमा देखा है, पर तुम तो लड़कों के साथ जाती थी सिनेमा देखने, और तुम तो घर से पैसे चोरी करके सिनेमा देखती थी। इसी तरह दोनों अपनी सास के सामने एक दूसरे के सारे पत्ते खोल देती है।
निर्मला दोनों को बहुत डांट लगाती है और कहती है, ये तुम दोनों किस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रही हो। पर यह भूल गई कि सामने तुम्हारी सास बैठी है। अगर मुझे इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल देती। अगर तुम एक दूसरे से ऐसे ही लड़ोगी और एक दूसरे के राज खोलोगी तो तुम अपना ही घर बर्बाद करोगी। अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। गीता और बबीता निर्मला से माफी मांगती हैं और फिर एक दूसरे से माफी मांगती हैं और साथ मिलकर खुशी खुशी रहती है। कुछ दिन बाद सास दोनों को अलग अलग मोबाइल दिलवा देती है ताकि दोनों की राज राज ही रहे।